ठीक है। संसद जो बना है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। कभी कभी जनता का सदन होता है, ये लिखा होता है जनता का सदन, उच्च सदन, ठीक है। ये राष्ट्र प्रमुख हैं। राष्ट्रपति के बारे में कहा जाता है कि ये संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा क्यों है? सर क्योंकि अगर ये जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी विधेयक कानून नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए संसद के अभिन्न अंग माने जाते हैं। ठीक है, प्रश्न भी आया हुआ है, पेपर में पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, जो संसदीय पद्धति है ना, याद रखना है, इसमें विधायी और कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। ठीक है, संसद की बात कर रहे हैं तो संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। केंद्र सरकार का विधायी अंग है, विधायी अंग है। ठीक है, ये वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर मॉडल, ये क्या है? वेस्टमिंस्टर क्या है भाई? वेस्टमिंस्टर मॉडल का मतलब है ब्रिटिश संसद पद्धति है। ठीक है, ब्रिटिश संसद पर आधारित है ये। ओके, वेस्टमिंस्टर मॉडल इसको बोलते हैं। और हमारे यहाँ इसी को संसदीय प्रणाली कहते हैं। वेस्टमिंस्टर मॉडल हो सकता है अंग्रेजी में बोलते हो, ये भी हो सकता है, फिर हिंदी में बोलते हो संसदीय प्रणाली। वेस्टमिंस्टर अपनाने के कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट और केंद्रीय स्थान रखती है। लिखना चाहे तो लिख लीजिए। संविधान का कौन सा भाग है भाई? 5 5वां सर। हाँ, भाग है 5, अनुच्छेद है 79 से 122। ठीक है, 79 से 122 के बीच में लिख लीजिए। तो किस किस चीज का प्रावधान है? इसी पॉइंट में संसद का गठन, संरचना, अधिकार, प्राधिकार, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार और शक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है, अच्छा, जब से भारत आजाद हुआ है क्या तब से लोकसभा राज्यसभा ही रहे हैं, या उससे पहले कुछ और भी नाम हुआ करते थे, व्यवस्था कुछ और हुआ करती थी? किसी कुछ आइडिया है? सर शायद अलग होगी व्यवस्था। सर आजादी से पहले तो रियासतें। ठीक है, नहीं सर। संसद के गठन की बात की जाए, इसके हम गठन की बात करें तो इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये पूरा संसद है। ठीक है, राज्यसभा को पहले राज्य परिषद कहा जाता था। राज्यसभा को पहले राज्य परिषद कहा जाता था। और लोकसभा को क्या कहा जाता था पहले? जनता का सदन। जनता का सदन कहा जाता था। इन दोनों का नाम चेंज हुआ है 1954 में, इनका नाम बदल दिया गया। ठीक है, इनका नाम 1954 में बदल दिया गया।
फिर नाम रखा गया राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, याद रखना है ये चीज। और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा की प्रवृत्ति क्या है? विघटित नहीं होने की प्रवृत्ति है उसकी, है ना। हर 2 साल में कितने सदस्य रिटायर होते भाई? 2/3 दो बटा 2/3 है ना, 2/3। हाँ, ठीक है, ध्यान रखना इसका। और लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, उसका विघटन किया जा सकता है ना। लेकिन जब सरकार बनानी हो तो किसी भी दल को अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए लोकसभा की जरूरत पड़ती है, तो पता होगा लोकसभा में ही बहुमत सिद्ध करना होता है। ओके। लेकिन जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें लोकसभा के सदस्यों के साथ साथ राज्यसभा के सदस्य भी शामिल हो सकते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। राज्यसभा का विघटन भले नहीं होता है, लेकिन अगर मान लीजिए मंत्रिमंडल में राज्यसभा का सदस्य भी शामिल है और मंत्रिमंडल का विघटन हुआ है, तो वो जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो उनका भी मंत्री पद छिन जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब इसमें बात ये है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो संसद के अभिन्न अंग हैं और इनका संसद का अभिन्न अंग होने का मतलब है कि जब तक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति नहीं दे देते हैं, तब तक वह विधेयक विधि नहीं बनता या कोई कानून नहीं बनता है ना। इसको इस संसदीय पद्धति में विधायी और कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता है। ठीक है। और भारतीय संसद में राष्ट्रपति ब्रिटेन की संसद में ताज के समान होता है। ठीक है, हो गया। ये हमारे यहाँ संसद का गठन है। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था, ये ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था है। ब्रिटेन में दो सदन हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा कौन सा है? अपर हाउस सर। हाउस ऑफ कॉमन्स। इसको बोलते हैं उच्च सदन। इसको बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है। यहां पर भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ साथ ताज का पद भी है इसमें। ठीक है। इस मामले में अगर हम बात करें अमेरिका के संसद की, तो अमेरिका के संसद में क्या है? अमेरिका की संसद में राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति विधानमंडल का अंग नहीं होता है। अमेरिका में बात ये है। अमेरिका का जो विधानमंडल है, मतलब जो संसद है, उसको कांग्रेस बोलते हैं। कांग्रेस में अमेरिकी संसद में क्या व्यवस्था है? एक होता है सीनेट, है ना, एक होता है सीनेट और दूसरा होता है
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जेंटेटिव, ठीक है। सीनेट जो कि राज्यसभा की तरह है, ऊपरी सदन है, उच्च सदन है, वरिष्ठ लोग हो सकता बैठते हो यहाँ पे। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये निम्न सदन है, लोकसभा की तरह है, निचला सदन है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसमें राष्ट्रपति का रोल नहीं है, यहाँ के संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति का रोल नहीं है, संसदीय पद्धति में, ठीक है। ओके, ध्यान रखिएगा ये बात। उसमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें इकोनॉमिक। संसद की संरचना में सबसे पहले हम सब बात करेंगे राज्यसभा की संरचना की, ठीक है। राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना मतलब इसमें अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। 50। अधिकतम सदस्य हैं 250। 250 में से 238 सदस्य होने चाहिए राज्य के। राज्य से, और संघ राज्य से। और 12 होने चाहिए मनोनीत। यूटी से। एक मिनट, नहीं, 12 मनोनीत रहेंगे। मनोनीत सदस्य। मनोनीत। हाँ, 12 जो होंगे वो शायद 20 रहते हैं और आते कम है। हाँ, 12 होते हैं मनोनीत, ठीक है। अब बात करें तो वर्तमान में क्या संख्या है इनकी? वर्तमान में इनकी संख्या अगर देखी जाए तो इनकी संख्या है 245 है, यही है, 243। 245 है। अब इसमें से 12 तो मनोनीत निकल जाएंगे, कितना होंगे राज्यों से? 229, 229 है सर। 235। और 4 हो जाएंगे यूटी से। यूटी से। यूटी कौन सा है? 4 संघ राज्य क्षेत्र से हो जाएंगे, जम्मू। ठीक है। इसमें क्या प्रावधान है? इसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसको उच्च सदन बोलते हैं, है ना, ध्यान रखना है। इसको उच्च सदन कहा जाता है, पहले राज्य परिषद भी कहा जाता था। ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो राज्यसभा के समान है। अमेरिका का जो सीनेट है वो राज्यसभा के समान है। राज्यसभा के समान मतलब राज्यसभा जैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको भी उच्च सदन बोलते हैं और हमारे यहाँ राज्यसभा को भी उच्च सदन बोलते हैं, इसलिए इक्वल में चलेंगे ना। अलग बात है, उनकी अपनी ताकत अलग अलग सबकी। इसमें ये विघटित नहीं किया जाता है, लेकिन प्रत्येक दूसरे साल में 1/3 है ना सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। सर वर्तमान में 245 सदस्य है ना, यहाँ पर 243 लिखे हैं। हर दूसरे साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। इनके लिए जो राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित प्रावधान किया गया है वो कौन सी अनुसूची में है? तो वो अनुसूची है चौथी है सर। चौथी अनुसूची है, ठीक है। सीटों के आवंटन का प्रावधान है। राज्यसभा का के सीटों का आवंटन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप देखिए, ये तो हो गया कुल मतलब मोटा मोटा हो गया कि इतने इतने सदस्य रहेंगे। अब बात है कि राज्यों का क्या मामला है, कैसे चुने जाते हैं। देखो पेज ज्यादा नहीं बर्बाद करा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे समझ जाएंगे ना आप लोग, राज्यसभा की बात है। राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यों का प्रतिनिधित्व, ठीक है। इसमें बात करें तो लिख लीजिएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। देखिए राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन जो होता है, इसका मतलब यही है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का जो निर्वाचन होता है वो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं।
लिखना चाहें तो लिख लीजिए। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ठीक है। इनका चुनाव कैसे होता है? और प्रत्यक्ष तरीके से आनुपातिक राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का निर्धारण राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ओके सर। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। ठीक है। तो चुनाव इनका कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। सबसे ज्यादा सदस्य कहां से आते हैं? यूपी। एक चीज और याद रखना, राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का जो बंटवारा है उनकी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। एक चीज और याद रखना है, राज्य की, अभी हम भारत की संसद की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिका के बारे में भी हमको थोड़ा सा याद रखना चाहिए। जैसे अभी हमने क्या बताया था, यहाँ पे जनसंख्या को आधार बनाया गया है। राज्यों का प्रतिनिधित्व निर्भर करेगा कि वहां की जनसंख्या क्या है, कितनी है। अमेरिका में उल्टा है। अमेरिका में जनसंख्या को आधार नहीं बनाया गया है। अमेरिका में क्या किया गया? सीनेट में राज्यों को बराबर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब एक समान प्रतिनिधित्व, मतलब किसी राज्य में 100 तो 100 सब में रहेंगे, 20 10 सब में रहेंगे, सबसे उतने ही आएंगे। ठीक ना? अमेरिकी सीनेट में 100 सदस्य हैं टोटल। तो प्रत्येक राज्य से कितनी सीटें हैं? प्रत्येक राज्य में कितनी सीटें हैं? तो 2 सीटें पड़ेंगी, क्योंकि 50 राज्य का संघ है ना वो। हाँ सर। बात समझे? जी सर। तो वहां पे जनसंख्या का मामला नहीं, सीधे सीधे बंटवारा कर दिया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए 2 सीटें रहेंगी भाई। हमारे यहाँ क्या है? जनसंख्या के आधार पर विभाजन किया गया है। इतनी सदस्यता होगी इतनी जनसंख्या पे। ठीक है। अब इसमें यूटी का प्रतिनिधित्व की बात करें, तो बताए भी नहीं। यूटी के प्रतिनिधित्व की बात करें, संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व की बात करें, तो यहां पर चुनाव कैसे होता है? यहां पर जो चुनाव होता है वो निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। अच्छा, एक चीज और इसमें, ये राज्य के प्रतिनिधित्व वाले में लिख लेना चाहे तो, सबसे ज्यादा यूपी में सीट है 31। सबसे कम कहां है? त्रिपुरा में कितनी है सीट? 1। ठीक है, त्रिपुरा में 1 है, और उत्तर प्रदेश में 31 सबसे ज्यादा है। संघ राज्य क्षेत्र में चुनाव कैसे होता है? निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। वही व्यवस्था आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। ठीक है। ये यूटी का क्या दिखे, नहीं समझे ये वाला। ये इसमें क्या बोलते हैं, संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं जो शामिल होंगे राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में? दिल्ली, पुदुचेरी। दिल्ली है अपना, पुडुचेरी भाई, और JNK, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू और कश्मीर, ये 3 यूनियन टेरिटरी हैं। अब बात करें, क्योंकि 12 सदस्य नामित भी होते हैं इसमें, तो नामित को कभी कभी हम बोलते हैं नाम निर्देशित, नामित या फिर नाम निर्देशित। ये क्या है? नाम निर्देशित बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या है? सीधी सी बात है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। 12 सदस्य होते हैं टोटल। अमेरिकी सीनेट में नामित सदस्य का कोई मामला नहीं है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, अमेरिकी सीनेट में नामित सदस्य कोई मामला नहीं है। ये जो 12 सदस्य होंगे वो किस क्षेत्र से होंगे भाई? कला, सामाजिक विज्ञान, फिल्म, साहित्य, कला, खेल, उद्योग। साहित्य,
विज्ञान, समाज सेवा, है ना। उद्योग से भी रहते हैं क्या? नहीं क्या सर? उद्योग क्षेत्र से भी रहते हैं क्या जुड़े हुए व्यक्ति? नहीं सर, उद्योग से तो नहीं रहते। वरना अब तक अंबानी नहीं आ जाता था। सही सही बोली। ठीक है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं भाई, ध्यान रखना है। और कुछ भी ना जोड़ दिया करो इसे, ठीक है। चलो, ये तो हो गई राज्यसभा की बात। ओके, अब बात करेंगे, राज्यसभा की बात हुई थी ना अभी, हाँ नहीं, राज्यसभा की बात हुई थी। अब बात कर लेंगे लोकसभा की। सर इसमें योग्यता नहीं लिखाया जाएगा? हम्म योग्यता नहीं लिखाया जाएगा? योग्यता, योग्यता नहीं पता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, मतलब इसमें उसको पता है कि 30 वर्ष का होगा, ये नहीं, पागल ना हो, उसको लाख क्या के पद करेंगे, पे ना देखो, हो। उसको अलग से लिखवा लेंगे, ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, क्योंकि संसद की योग्यता अयोग्यता पे बात होगी, और उसमें जो राज्यसभा का होगा उसको अलग से थोड़ा सा उसमें ब्रैकेट में करवा देंगे। नहीं, चलो लोकसभा की संरचना की बात करें। लोकसभा की संरचना, लोकसभा वाले में क्या भाई, अधिकतम सदस्य कितने हैं? 550। 545। 552, ठीक है। 500, 552 अधिकतम संख्या है 550, ठीक है। 550 में 530 होंगे राज्य के, है ना, और 20 होंगे यूनियन टेरिटरी से, संघ राज्य क्षेत्र से। ओके, वर्तमान समय में क्या है स्थिति? वर्तमान में स्थिति है 543 की, टोटल सदस्य है 543, ठीक है। इसमें 524 सदस्य आते हैं राज्य से, ध्यान रखना, और 19 सदस्य आते हैं संघ राज्य क्षेत्र से, ठीक भाई। ओके, तो कैसे होगा? जनसंख्या के आधार पर प्रत्यक्ष तरीके से। राज्यों का प्रतिनिधित्व क्या है? राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से, पहली बात तो ये, राज्यसभा के बारे में भी हम देख चुके थे, है ना, उसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व यस कैसे सर। होता है, चुनाव कैसे किया जाता है, यूटी में क्या होता है। लोकसभा की संरचना के बारे में भी देखे थे कि 550 सदस्य होते हैं, है ना, 550 सदस्य हैं, 530 राज्यों से, यूटी से 20 सदस्य आते हैं। वर्तमान में 543 हैं, 524 राज्यों से, 19 आते हैं यूटी से। इसमें राज्यों के प्रतिनिधित्व की बात हो रही है। तो इनका जो चुनाव होता है वो राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से किया जाता है, और ये जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, ध्यान रखना, ये परिसीमन आयोग के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं, है ना, हर 10 साल, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक चुनाव, ठीक है, प्रत्येक चुनाव या हर 10 साल, मतलब एक जनगणना भी हो जाती है 10 साल में, और इधर 5 साल में चुनाव भी होता है। इसी में परिसीमन किया जाता है, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्रों का। लेकिन अब ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है, तो बात हो जाएगी नहीं। नहीं क्यों हो जाएगी? क्योंकि अभी तक परिसीमन आयोग मात्र तीन या चार या 5 बार बना हुआ है, 4 या 5 बार परिसीमन आयोग ने काम किया अपना, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी ऐसे भी। ओके, तो राज्यों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से इनका प्रतिनिधित्व होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, लिख लीजिए, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, हो गया।
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या आप में से किसी को पता है कि इस समय ये जो मताधिकार जो है, इसकी जो आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित की गई है, ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी? 69 61वां 61वां संविधान संशोधन था वो, है ना? 61वें जी सर। संविधान संशोधन के द्वारा 1988 में मत देने की आयु को घटाकर 21 से 18 कर दिया गया था। ये प्रश्न पूछा भी गया है स्टेटमेंट के रूप में, तो हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है? ये जनता द्वारा चुने गए प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं, ध्यान रखना भाई। यूटी की बात करें, क्या बोलते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों की बात कर लें, तो यूटीज में क्या मामला इनका? यूटीज में याद रखना, जो वहां पे निर्वाचन होता है वो संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत होता है। कौन सा? संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 के तहत यूटीज को प्रतिनिधित्व दिया गया है लोकसभा में, ये याद रखना है, ठीक है? और यहां भी जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, ठीक है? अब इसमें क्या नामित नाम निर्देशित भी होते हैं? इनमें क्या नाम निर्देशित व्यक्ति भी होते हैं क्या? तो बात होगी कि 2020 से पहले की स्थिति ऐसी थी कि 2020 से पहले राष्ट्रपति महोदय का उत्तरदायित्व था, उनकी जिम्मेदारी थी कि अगर लोकसभा में आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता था, तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती थी, ठीक है? लेकिन 2020 में क्या हुआ कि ये जो मामला था खत्म कर दिया गया, है ना? नामित होने का जो मामला था ये निपटा दिया गया। अब ऐसा नामित नाम निर्देशित वाला मामला लोकसभा में नहीं रहा है ना? बात समझे? यस सर। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना है, मान लीजिए जैसे लोकसभा में जो निर्वाचन होता है, राज्यों को जो निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जैसे अगर आप यूपी से हैं तो यूपी की ही बात करें हम, गुड मॉर्निंग, यूपी की ही बात करें, एक जिला सुल्तानपुर भी है, एक जिला है आपका बाराबंकी, एक जिला जौनपुर भी है, ऐसे जिले हैं, एक जिला इलाहाबाद भी है। इन दोनों में ऐसा क्या है कि जैसे इलाहाबाद जौनपुर में लोकसभा की सीटें एक से ज़्यादा हैं और जबकि बाराबंकी सुल्तानपुर में लोकसभा की सीटें एक ही है, उसका क्या कारण है? 2 प्रकार से उपबंध किए जाते हैं। प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2 प्रकार के उपबंध हैं। एक तो ये है कि प्रत्येक राज्य को ऐसी रीति से सीटों का आवंटन किया जाएगा कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्य के लिए एक जैसा ही हो। मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट, तो वो चाहे उत्तर प्रदेश होगा, चाहे होगा सिक्किम, चाहे गोवा होगा, चाहे होगा राजस्थान, बात बराबर रहेगी सबके लिए, ठीक है? एक तो ये प्रावधान किया गया। जैसे मान लीजिए ये एक चीज और याद रखना, ये उपबंध उन राज्यों पर बिल्कुल नहीं लागू होता है जहां पर जनसंख्या 60 लाख से कम होती है, ठीक है? जो हमने अनुपात वाला मामला बताया ना, एक विशेष अनुपात में राज्यों में सीट का बंटवारा किए जाने का बात में जो किया है, ये उस राज्य में बिल्कुल नहीं लागू होती है जहां पर जनसंख्या 60 लाख से कम होगी, ठीक है? तो फिर से बताइए तो कैसे बंटवारा किया जाएगा? इसमें एक चीज और हमने बताया है कि ये उपबंध वहां पर लागू नहीं हुआ, उन राज्यों पर लागू नहीं होगा जहां पर जनसंख्या 60 लाख से कम होगी, ये भी हमने बता दिया। दूसरा उपबंध क्या है, दूसरी शर्त क्या है? प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाए कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में एक ही जैसा रहेगा, ठीक है? एक तरफ बात हुई है सीट की, एक तरफ बात हुई निर्वाचन क्षेत्र की।
ठीक है। क्या है, जनसंख्या का एक आधार वर्ष निर्धारित है ना, 1971। 1971, ठीक है, जनसंख्या का आधार वर्ष है, ये हमको ध्यान रखना है। अब 2026 तक ये ऐसे बरकरार रहेगा, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, हम पढ़े ना अभी तक। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ये प्री के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए कि प्रश्न पूछा जाए आपसे। इसका मतलब क्या है, इसका उद्देश्य लिख लीजिए। इसका उद्देश्य है प्रतिनिधित्व, जो हमने पहले बताया है, प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना। पहली चीज, राज्य तो सभी हैं, चाहे यूपी हो, चाहे गोवा, सिक्किम हो, चाहे कोई और, राज्य ही है सब। लेकिन किसी को 1 सीट दी जाए, किसी को 40 सीट दी जाएगी, तो उसमें एक वो रहेगा ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो जनसंख्या को अनुपात, जनसंख्या को आधार मान लिया जाएगा, तो इसमें थोड़ा सा सहूलियत भी रहेगी। नहीं तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व विभेद को हटाना है पहली चीज। ये कैसी प्रणाली है, आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है, एक तो ये सूची व्यवस्था पर आधारित है भाई, सूची व्यवस्था पर आधारित है, और दूसरी एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति। ये दो चीजें, हेलो, एक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के लिए है। कहते हैं लोकसभा के लिए क्यों नहीं है, तो लोकसभा के लिए इस प्रणाली को न अपनाए जाने का कारण क्या रहा है, तो प्रत्यक्ष चुनाव। बताएं। हाँ, प्रत्यक्ष चुनाव हो सकता है उसका कारण। लोकसभा में न अपनाए जाने का कारण क्या है, देखो भारत को जब आजादी मिली थी ना, तो भारत कोई ऐसे, तब जब आजाद हुआ था तो सोने की चिड़िया नहीं था। जब आजाद हुआ था तब इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अरे यहाँ भुखमरी चल रही थी भाई, जब स्वतंत्रता हुई मिली थी हमको, तो लोगों की समझ उतनी बेहतर नहीं थी कि वो समझ जाते अच्छा अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे होता है। बात समझे। यस सर। शैक्षिक स्तर कम होने की वजह से मतदाताओं के लिए ये वाली जो मतदान प्रक्रिया है उस समझने में कठिनाई उत्पन्न हो गई होती। और दूसरी बात है, क्योंकि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, जिसके चलते संसद में अस्थिरता बनी रहती, ठीक है, खर्चीली भी होती है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है, काफी खर्चीली होती है, ये याद रखना। उपचुनाव इसमें नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना। सीट अगर खाली हो गई गलती से तो खाली रहेगी, फिर अगले चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा। कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं इसमें फिलहाल जो नहीं अपनाई गई है भारत में लोकसभा में, लोकसभा के चुनाव के लिए। उसके दो कारण हैं। कौन सा, शैक्षिक स्तर, लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए आप लोग। शैक्षिक स्तर कम होने की वजह से, स्तर कम होने की वजह से मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया समझने में कठिनाई, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुदलीय व्यवस्था के चलते संसद की अस्थिरता। ओके, इन दो कारणों से भारत में, सॉरी, लोकसभा के चुनाव के लिए इसे नहीं अपनाया गया। ओके, ठीक भाई। अब सर सर क्या हुआ, इसमें दोष क्या क्या है भाई, तो सबसे पहले लिख लो, ये काफी खर्चीली व्यवस्था है, काफी खर्चीली व्यवस्था है, खर्चा बच्चा अच्छा खासा होता है इसमें, ये हमें नहीं लगता। इसमें उपचुनाव का अवसर नहीं मिलता है,
ठीक है, उपचुनाव का अवसर नहीं मिलता है। इसके बाद मतदाता और उम्मीदवार या प्रतिनिधि के बीच में आत्मीयता को कम करती है, आत्मीयता को कम करती है। आपके क्षेत्र से राज्यसभा में कौन नियुक्त हुआ है, किसी को पता है अपने क्षेत्र में? नेताजी कथा हो रही है, नेताजी भी आ गए, लोग प्रसाद खा लेते हैं, नेताजी भी अपने 4 लोगों को और लेके आ गए। चाय बनी थी, 4 कप, चारों कप चट कर गए वही, है ना। फिर से चाय चढ़ानी पड़ गई भैया, दूध भी मोल का था, खरीद के लाया गया था, वो खत्म हो गया, है ना। ऐसा होता है, और चुनाव के टाइम में ये जरूर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें एक समस्या और आती है, पार्टी महत्व, पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा मिलता है इससे, ठीक है। ये पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा मिलता है, ये भी याद रखना, महत्व को बढ़ावा मिलता है, ओके, ध्यान रखना ये सब, ओके भाई। अब देखिए, अब कहा गया है, ये ध्यान रखना कि प्रत्येक जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद क्या होगा भाई? पुनः समायोजन किया जाएगा, मतलब वही आपका परिसीमन किया जाएगा प्रत्येक जनगणना के बाद, ये कहा गया है। ये बात सही भी है, ऐसा प्रावधान है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर पुनः समायोजन होना चाहिए, ठीक है। राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन, इन दो चीजों के लिए, राज्यों को लोकसभा में स्थानों के आवंटन को लेकर, और दूसरा प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन को लेकर संसद के पास अधिकार है। इसका अधिकार, पुनः समायोजन का अधिकार किसके पास है? इसको लिख लेना, पुनः समायोजन का अधिकार संसद के पास है भाई। संसद क्या करेगा? इसके लिए प्राधिकार और नीतियों का निर्धारण करेगा। एक मिनट, संसद को यह अधिकार है परिसीमन से संबंधित कानून बनाना, नियम लागू करना, सब कुछ। अभी तक परिसीमन अधिनियम कितनी बार लागू हुआ है आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक ये 4 बार हुआ है। कब कब हुआ भाई? 1952 में, 1962 में, है ना, और 1972 में, और एक कब हुआ है? 2002 में। 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है अभी तक, ठीक है। याद ये भी रखना है, ये तो 4 बार हुआ है। 42वें संशोधन में राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को 2000 तक स्थिर कर दिया गया था। ये सवाल मेरे ख्याल से पूछा भी गया है, आपको ध्यान रखना है। 1976 42वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया, 42वां संविधान संशोधन में प्रावधान किया गया कि 2000 सन 2000 तक ये जो निर्वाचन क्षेत्र जैसे भी हैं, जो लोकसभा में स्थान का आवंटन है, वो सब का सब 2000 तक स्थिर रहेगा। मतलब तो अब ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में जो विभाजन है, उसको 2000 तक के लिए स्थिर किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। जनसंख्या का आधार वर्ष क्या निर्धारित था? जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 था। सर ये वाला लाइन नहीं समझे, 1976 42वां संशोधन। इसमें क्या हुआ, एक संशोधन लाया गया फिर से, उस संशोधन का नाम है 84वां संविधान संशोधन 2001।
84वां संविधान संशोधन 2001 में ये बोला गया, संशोधन 2001 में प्रावधान किया गया कि अब ये जो सीटें हैं इनको अगले 25 साल तक स्थिर रखना है। 25 साल तक स्थिर रखना है। 25 साल तक मतलब 2001 में बात हुई है तो 2026 तक स्थिर रहेगा। यही बात हुई ना? ठीक है। ध्यान यस रखना। सर। हाँ बोलिए ना। इसमें भी ये मत कंफ्यूज होना भाई कि 2026 तक के लिए निर्धारित किया गया, 2001 में संशोधन के बाद ऐसा हुआ है तो जनगणना का आधार वर्ष, जनसंख्या का आधार वर्ष कुछ और होगा। ठीक है, बात समझे? 84वें संविधान संशोधन में भी ये बात बोली गई, जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 ही रहेगा। लेकिन जो 2026 में जब परिसीमन आयोग काम करेगा अपना, तो उस समय क्या हो जाएगा, जनसंख्या का आधार वर्ष 1991 को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अभी तो यही बात बोली गई है जो 2026 में सीटों के मामले में बात देखी जाएगी। ठीक है ना। संसद की सदस्यता, एक मिनट रुकिए भाई। संसद की सदस्यता, इनकी योग्यता के बारे में बात करें तो योग्यता क्या होती है? लोकसभा के लिए देखो, जो योग्यता है ना वो दो आधारों पर निर्धारित है। ठीक है, एक तो संविधान के आधार पे और दूसरा निर्धारित है, दूसरा किस आधार पे है? दूसरा है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पे। ठीक है ना, बात समझे? और सदस्य किसी का भी हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, उसे भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का नागरिक होना जरूरी है। भारत का जन्मा नागरिक नहीं, याद रखना भाई, भारत का जन्मा नागरिक नहीं बल्कि भारत का नागरिक। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान में। यस सर। उम्र की बात कर लें, उम्र की तो लोकसभा के लिए कितनी है? लोकसभा के लिए 25, लोकसभा वर्ष के लिए 30 और राज्यसभा के 30। हाँ, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। कोई कुछ पूछ रहा था ना अभी। लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, ये तो संविधान में भी बताया गया है, ये आप लोगों को भी पता है ना, संविधान में भी बताया गया है। एक दूसरी है योग्यता से संबंधित, दूसरी मतलब शर्त है। क्या है शर्त? लिख लेना। अपने निर्वाचित क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। ठीक है, हो गया, पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। और दूसरा लिखिएगा, आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में, किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में SC ST का सदस्य होना चाहिए। SC ST का सदस्य होना चाहिए। SC ST का सदस्य होना चाहिए। सर ये वाला पॉइंट नहीं समझे, ST मतलब। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पे, इन दोनों को एक ब्रैकेट में करके लिखना भाई। ठीक है, ये तो हो गई योग्यता इनकी। अब बात करेंगे अयोग्यता की। अयोग्यता में क्या क्या है? ये तो हो गया, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए जिसका वर्णन संविधान में नहीं है। लाभ का पद क्या होता है वो संविधान में भी नहीं बताया गया। ठीक है, दूसरा है विकृत चित्त होने पर। विकृत चित्त होने का क्या मतलब है? कौन घोषित करेगा विकृत चित्त होने की स्थिति? न्यायालय। कौन?
जैसे न्यायालय संसद घोषित कर सकता है। न्यायालय द्वारा घोषित होगा वो, ये बात भी याद रखना, ये कई बार पूछा भी गया है। तो न्यायालय द्वारा विपरीत घोषित, मतलब क्या सर? और विकृत सिर्फ दिवालिया होना ठीक नहीं है, घोषित दिवालिया होना चाहिए। घोषित दिवालिया होने पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है। तो इसको दिवालिया कौन घोषित करेगा? इसके अलावा कोई विदेशी नागरिकता अर्जित कर ले, विदेशी नागरिकता अर्जित कर ले, ओके, अर्जित करने पर मतलब भारत का नागरिक अब नहीं रह गया है, ओके, ध्यान रखना। और इसके अलावा संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर, संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर, ओके, विधि के आधार पर ये जो चीजें हैं, ये जो अयोग्यता है, ये आपको संविधान में मिलेगी, संविधान के आधार पर है, संविधान के अनुसार है। अब और भी अयोग्यता भी इनके सामने है, जैसे एक ध्यान रखना, संविधान में जो बताई गई है, अभी अयोग्यता और लिखनी अपने को, जैसे एक तो है चुनावी अपराध होने पर, लिख लो तो क्या देखो लिख रहे हैं, चुनौती लिख रहे थे, चुनावी अपराध होने पर, चुनावी अपराध हो जाए। दूसरा है 2 वर्ष या अधिक, ठीक है, 2 वर्ष या अधिक की सजा हो जाए, सजा हो जाने पर, 2 वर्ष या अधिक की सजा हो जाने पर, सजा होनी भी चाहिए, ध्यान रखना भाई, ठीक है, सजा होने का मतलब है कंफर्म रहना चाहिए कि सजा हुई है इनको, ठीक है, ये बात, कुछ पाप किया था। निर्धारित समय के अंदर, निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा ना देने पर, चुनावी खर्च का ब्यौरा ना देने पर, ठीक है, ये भी लिख लो। और क्या है, लाभ के पद पर ना होने, ये देखिए इसका वर्णन इसमें भी है, तो लाभ के पद लाभ लिखवा चुके हैं इसमें, वो तो संविधान में लिखा है, संविधान के अनुसार इसमें भी है, इस वाले में भी ये चीज रहेगी, लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। हो सकता है आपसे वो प्रश्न भी पूछ लिया जाए, संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित उस कथन के बारे में बताइए जिनका वर्णन संविधान में और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किया गया है, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों में एक समान हो, ये सब पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा ये पता होना चाहिए ना, एक ही पॉइंट है ये, लेकिन फिर भी याद रखना चाहिए ना भाई। चलिए, तो लाभ के पद पर ना हो, जैसे दूसरी चीज और है कि काम है सरकारी ठेका, लिख लीजिए सरकारी ठेका, ठेकेदारी वाली होगी ना, लिख लीजिए सरकारी ठेका, काम सेवा में दिलचस्पी ना होने पर, दिलचस्पी ना होने पर, निष्ठावान होने के कारण, भ्रष्टाचार या निष्ठावान होने के कारण, निष्ठावान होने के कारण, बर्खास्त होने पर, बर्खास्त होने पर, ठीक है भाई, हो गया। तो निष्ठावान तो पॉजिटिव सेंस में आता है ना, विभिन्न समूहों में, विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित ना किया गया हो, रिश्वतखोरी के लिए दंडित ना किया गया हो,
हो गया? ये बात क्लियर? एक और भी लिख सकते हैं, छुआछूत, दहेज और सती प्रथा के प्रसार में संलिप्त ना हो, के प्रसार में संलिप्त ना हो या ना पाया गया हो। ठीक है, ये सब किसके आधार पे है भाई? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ठीक है, हो गया यहां तक क्लियर? यस सर। सर ठीक है फिर।